नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए वरिष्ठ प्रवासी साहित्यकार दिव्या माथुर की लिखी हुई कहानी एनआरआईज। वातायन की संस्थापक और रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की फेलो दिव्या माथुर जी एक पुरस्कार विजेता लेखिका हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। लाजो, तू पराठों पर इतना तेल क्यों लगाती है? तुझे पता है ना कि मेरा कोलेस्ट्रॉल कितना हाई है। सुबह सुबह नमिता मैडम अपनी नौकरानी लाजो पर झल्ला उठी। कितनी बार समझाया है पर उसकी मोटी बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं। पराठे पर एक सर्विंग स्पून भर तेल उड़ेल देती है। उन्हें दिल का दौरा पड़ गया तो? मैडम जी, आप भी क्या बात करते हो? घी के जगह तेल लगवाते हो और वो भी छोटी चम्मच भर। नमिता मैडम की शिकायतें सुन सुनकर लाजो के कान पक गए थे। सूखी रोटी पर रत्ती भर आंवले का तेल चिपड़ देने से क्या वो पराठा हो गया? ना खाएं ना किसी को खाने दें। एनआरआई तो बस कहने भर की हैं। घर में मजाल है कि एक बूंद असली घी हो इनके। इतनी पढ़ाई लिखाई क्या भूसा खाने को की थी? लाजो को हैरानी तो इस बात पर होती थी कि रूखे सूखे पराठे खा खा कर भी मैडम का डील डॉल दारा सिंह जैसा था। घी खाएं तो जाने टुनटुन जैसी थुलथुल ना हो जाएं। लाजो की नज़र में तो नमिता मैडम और उनके परिवार के सभी लोग सनकी थे। नमिता मैडम नाश्ते में फीके दही के साथ सब्जियों से बना एक पराठा लेती थी जो लाजो को नागवार गुजरता था। और गुजरता भी क्यों नहीं? क्या कमी थी नमिता मैडम के पास कि वो रूखा सूखा खाती? मैडम के साहब एक समर्पित और कमाऊ पति थे जो अमेरिका से जब तब ढेरों डॉलर भेजते रहते थे। उनका बेटा नलिन एक बड़ी कंपनी का मालिक था और उसकी पत्नी लक्ष्मी भी एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ाती थी। समझो कि उनकी कोठी में पैसा बरस रहा था। खर्चे के नाम पर ठन गोपाल एक एक पैसा दांत से पकड़कर खर्च करती थीं। लाजो का मन होता कि उनसे पूछे कि ये कोठी, धन दौलत और गहने क्या वो अपने साथ ऊपर ले जाएंगी। लाजो, तू अपने लिए भी 2 पराठे सेक ले। देख, तेल जरा कम लगाइयो। घी और तेल समझ ले कि बीमारियों की जड़ हैं। हरी और ताज़ा सब्जियां तेरी तड़का दाल और शाही पनीर से कहीं बेहतर हैं। नमिता मैडम के रोज़ रोज़ के भाषण सुनकर तंग आ चुकी है लाजो। जी मैडम। और क्या कहती लाजो? मेथी, बथुआ और पालक चर चर कर तो बड़ी हुई थी। लाजो का पेट तो आज तक कभी खराब नहीं हुआ। लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, जबकि नमिता मैडम के पेट में से कैसी फदड़ फदड़ की आवाज़ें आती रहती हैं। काश कि नमिता मैडम कभी कभी उससे ऑमलेट या ब्रेड पकौड़ा बनवाएं ताकि वो अपने लिए एक मोटा सा ऑमलेट या ब्रेड पकौड़ा बना पाए और एक अपने छोटे भाई रंजन के लिए भी बांध कर घर भी ले जा पाए। वैसे नासपीटा खाट पर पड़ा मुटा रहा होगा, काम का ना काज का, 10 मन अनाज का। सब कुछ लाजो को ही तो संभालना पड़ता है। फिर भी अपने मन की भड़ास लाजो रोज़ अपने भाई पर उतारती है। इतबार के दिन भी देखियो रज्जन, लक्ष्मी मैडम नॉन सटीक फ्राइंग पैन में बिना घी तेल के आमलेट बनाती हैं और डबल रोटी पर मक्खन की जगह मार्जिनीन लगाती हैं। राम जाने ऐसा बेसवाद खाना उनके हलक से उतरता कैसे है। बाकी के दिन तो किसी के पास खाने का समय ही नहीं होता। सुबह सुबह छोटे साहब और लक्ष्मी मैडम दूध में आटे की भूसी मिलाकर खाते हैं। कहने को एनआरआईज हैं और खाते हैं भूसा। लाजो, तुम भी ओट्स में शहद डालकर खाया करो, बहुत हेल्दी होते हैं। लक्ष्मी मैडम रोज़ उसे समझाती हैं। अरे, उसे लपसी ही खानी होती तो गांव से बर्तन मांजने और झाड़ू पोछा लगाने दिल्ली क्यों आती। धीरे धीरे लाजो, तू भी अपनी चाय में चीनी कम कर। ज़्यादा चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। ये लो मैडम, अब चीनी पे भी राशन लगाएंगी क्या? मैडम जी, मैं तो सोच रही हूँ कि चाय पीनी ही छोड़ दूँ, गुस्से में लाजो बोली। वो तो बहुत ही अच्छा होगा लाजो। मेरी चाय में कोई गलती से भी चीनी डाल दे तो मुझे कैद हो जाए। पुरी साहब और नलिन तो बिना दूध और चीनी के चाय पीते हैं। कैसे अजीब हैं ये लोग। बिना दूध चीनी की चाय कोई कैसे पी सकता है? लाजो को तो मलाई वाली चाय में बिस्कुट भिगोकर खाने की आदत है। मैडम के पड़ोसियों के यहाँ जब कोई मेहमान आते हैं तो वे झट से 5 स्टार होटलों से खाना मंगा लेते हैं। पर इन लोगों को कोई नहीं जानता दिल्ली में, किसे बुलाएं। एक दफ़े नलिन सर के दफ्तर के लोग आए थे तो भी नमिता मैडम ने घर में ही रांध लिया था, साग, दाल, भात और पॉम्फ्रेट मछली। मैडम, छोटे साहब के दोस्त आ रहे हैं, आप कहो तो मैं शाही पनीर बना दूं? लाजो ने मैडम को सलाह दी।
कल ही रज्जन पनीर खाने को कह रहा था। लाजो, जानती है पनीर में कितना कोलेस्ट्रॉल होता है, और क्रीम का तो तू इस घर में नाम ही ना ले। पनीर और क्रीम इतने महंगे हैं कि लाजो का खरीदने को मन नहीं ठुकता। 10 नंबर वाली गुप्ता जी लाजो से रोज़ फ्रेश पनीर बनवाया करती थी। गुप्तानी का काम लाजो ने इसीलिए छोड़ा था कि वो लोग प्योर वेजिटेरियन थे। वो तरस गई थी कलिया मछली खाने के लिए। न सही ये मैडम कलिया नहीं खाती, मछली तो इनके यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन बनती है, पर लक्ष्मी मैडम गिनकर टुकड़े लाती हैं। छोटा सा टुकड़ा लाजो की दाढ़ में चिपक कर रह जाता है। सफाई के मामले में तो सास बहू दोनों ही फेनेटिक हैं। पंखों के ऊपर की भी झाड़ पोंछ कर पाती हैं। अरे पंखों के ऊपर चढ़कर कौन देखेगा। हर शाम लाजो रज्जन के आगे निकालती थी अपने मन की भड़ास। और देखियो, वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर तो बस दिखाने भर के हैं, मैडम हर काम हाथ से करवाती हैं। और लक्ष्मी मैडम, अरे वो तो अपनी सास की भी सास हैं। कहती हैं कि इन सब मशीनों के मारे आसमान में बड़ा काला छेद हो गया है, ब्लैक होल। इन्होंने हमें गंवार समझ रखा है। और कहती हैं कि हम रिसाइकल नहीं करेंगे तो प्रलय हो जाएगी। इनसे पूछो कि हमारे पास रिसाइकल करने को है ही क्या। और देखियो, मेहमानों के सामने भी उनकी बहू पैंट शर्ट पहने आ धरी। नमिता मैडम के मुंह पे एक सिकन भी ना आई। कपड़े लत्ते तो हम इनसे क्या मांगें, कुछ भी तो ढंग का नहीं पहनती। तुम्हें तो अपनी ही पड़ी रहती है जिज्जी, हमारे लिए भी कभी सोचा करो। नलिन साहब का वो नीला वाला इम्पोर्टेड सूट मांग लो। पागल हुआ है क्या? उसे पहनकर तू गुंडों में उठेगा बैठेगा तो वो मजाक बनाएंगे तेरा। हम तो जिज्जी बिट्टो की शादी में वही पहनेंगे। क्यों नहीं, जिज्जी बैठी है ना तेरा तन ढकने और पेट भरने को। लाजो का दिमाग जुट गया योजना बनाने में कि नलिन सर का सूट कैसे हथियाए। उसके हाथ बहुत दिन से खुजला रहे थे। उसे चुप देख रज्जन ने एक और तजवीज़ सामने रखी। जिज्जी, उनसे पगार बढ़ाने को क्यों नहीं कहती? अरे नहीं, कहीं बिगड़ ही ना जाए। अभी पिछले महीने ही तो उन्होंने 100 रुपये बढ़ाए थे। लाजो का मन था कि मैडम रज्जन को ड्राइवर रख लें ताकि घर में 2 अच्छी तनख्वाहें आएँ। मैडम, ड्राइविंग तो कोई रज्जन से सीखे। इसके पहले कि चंदर मैडम उसे काम पर रख लें, उसे तो आप भी अपना ड्राइवर रख लो। आपके 10 काम तो मुफ्त में ही निपटा देगा। लाजो ने सोचा कि यदि मैडम उसके चक्कर में आ जाएं तो भाई बहन मिलकर उन्हें अच्छी तरह से लूट खसोट सकेंगे। अरे नहीं, पुरी साहब को ड्राइवर रखना पसंद नहीं है। वैसे भी मैं नलिन या लक्ष्मी के साथ ही कहीं आती जाती हूँ। नमिता मैडम को रज्जन एक आंख नहीं सुहाता। उन्हें तो पूरा उठाईगीर लगता था। पुरी साहब या नलिन से कहना भी बेकार था। उन्हें यदि ड्राइवर रखना भी होगा तो एक प्रोफेशनल ड्राइवर रखेंगे, कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा नहीं। लाजो की एक नहीं चली। NRIs तो ये बस दिखाने भर के हैं, एक ड्राइवर तो रख नहीं सकते। जिज्जी, हो सकता है कि उनके पास इतना पैसा नहीं जितना तुम समझती हो। अरे नहीं रे रज्जन, कंप्यूटर की तो मैं क्या जानूं। छोटे साहब और लक्ष्मी मैडम के मोबाइल फ़ोन कम से कम 50-50 हज़ार के तो होंगे। लाखों का माल तो उनके एक कमरे में बंद है। और सुन, उनके पलंग में इतनी जगह है कि पूरे घर की रजाइयाँ, कंबल, तकिए और तौलियाँ भरने के बाद भी आधा खाली है। रोज़ सुबह तो दोनों अपने कमरे में ताला लगा कर जाते हैं। एक दिन धुले हुए मखमली तौलियों को धूप में सूखने के लिए टांगते हुए लाजो का मन ललचा उठा। मैडम जी, ऐसे नरम तौलियाँ इंडिया में नहीं मिलते। बड़े साहब जब दिल्ली आएँ तो एक तौलिया हमारे लिए भी मंगा देना। मैडम ने कोई जवाब नहीं दिया तो लाजो ने उन्हें पड़ोसन का उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की कि इस मोहल्ले का रिवाज है नौकरानियों को इम्पोर्टेड चीज़ से नवाजना। डिसूजा मैडम ने बल्ली को बंडी चड्ढी का सेट ला कर दिया है। कैसा नरम और सुंदर है कि बल्ली की माँ ने उसे झट दहेज के संदूक में बंद कर दिया। यहाँ की बंडी तो मरी ऐसी चुभती है कि जैसे चींटियाँ काट रही हों। नमिता मैडम ऐसे चुप हो गईं जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। लक्ष्मी की माँ ने उन्हें समझा दिया था कि यहाँ के सरकारी कर्मचारियों और नौकरों से अमेरिका की तरह दोस्ताना व्यवहार न करें, ये लोग उसका गलत अर्थ लगा लेते हैं। दोपहर के भोजन के पश्चात जब अपनी साफ़ सुथरी बैठकों में इकट्ठी हुई महिलाएं अपने अपने नौकरों को झींकती तो उनके नौकर चाकर बीच बाग में मालिकों की अच्छाइयों और बुराइयों पर जमकर शास्त्रार्थ करते। बड़े साहब बड़े बड़े 2 संदूक भरकर सामान लाते हैं, हमारे लिए एक तौलिया ले आते तो उनका क्या घिस जाता।
लाजो अब भी तौलिए के लिए टीस रही थी। उन संदूकों में होता क्या है? खाने पीने का सामान, शैम्पू और साबुन जैसी चीज़ें। एक दिन सुबह हम दातुन करना भूल गए। हमाम साफ़ करते समय हमने एक ट्यूब में थोड़ा सा मंजन निकाल कर दांतों पर लगा लिया। आथू, ऐसा बुरा? सेविंग क्रीम होगी, एक अन्य भुक्तभोगी बोला। बाग में हंसी के फव्वारे छूटने लगे। लाजो, तेरी मैडम की बहू तो पूरी मेम है, मेम। न बिंदी, न चूड़ी, न बिछिए, तिस पर कपड़े। चलो, लक्ष्मी मैडम काम पे जाती हैं और पैंट कमीज पहनती हैं, पर इस पक्की उम्र में मैडम क्यों ऊंची पैंट और छोटी कुर्ती पहन के घूमती हैं? कहने को एनआरआई हैं, इतना पैसा है तो क्यों नहीं पहनती ढंग के कपड़े? लाजो को भी लगता था कि नमिता मैडम के लबालब भरे घर और पर्स में से उसे कुछ नियमित आमदनी होनी चाहिए, किंतु मैडम भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। लाजो को किसी काम में उलझा कर वो पर्स में से रुपया निकालती और फिर उसे बुलाकर सौदा लाने भेजती थी। लाजो भी कोई कम शातिर ना थी। वो उन्हें हर चीज़ के दाम दुगने तिगने बताती और उनसे 100-150 रुपये हर हफ्ते हड़प लेती थी। ऐसा नहीं था कि मैडम को उसकी इन छोटी मोटी चोरियों का अंदाज़ा नहीं था। उन्होंने भी दुनिया देख रखी थी, किंतु 100-200 रुपये में उनकी कौन सी सेहत घटी जा रही थी। फिर आजकल अच्छी नौकरानियां मिलती कहाँ हैं? इंडिया में एनआरआईज का नाम सुनते ही हर चीज़ के दाम 10 गुने हो जाते हैं। दुर्भाग्यवश मैडम की कोठी से 4 घर छोड़कर 10 नंबर वाली बेदी मैडम का सुबह सुबह किसी ने कत्ल कर दिया। पुलिस ने उनके नौकर मुंडू को जल्दी ही ढूंढ निकाला। पूरा मोहल्ला सकते में था। नौकरों पर कड़ी नज़र रखे चौकन्ने पड़ोसी अपने अपने घरों में अलार्म फिट करवा रहे थे और घर में रखा हुआ रुपया गहना बैंक्स में जमा करवाने में जुट गए। हमारे जैसे कमाने खाने वाले घरों में तो गुंडों को क्या मिलेगा? लाजो को सुनाती हुई नमिता मैडम बोली। लाजो ने सोचा कि यदि घर में कुछ न होता तो नलिन साहब इम्पोर्टेड अलार्म क्यों फिट करवाते? मेरा 500 पाउंड का सूट तुमने खूंटी पे टांग दिया, एक दिन गुस्से में नलिन सर को कहते सुन लिया था लाजो ने। उसी शाम को सुब्रोतो ने लाजो को बताया था कि 100 पाउंड्स में 8,000 से भी ज़्यादा रुपए होते हैं और 500 पाउंड्स को रुपयों में परिवर्तित करने में असमर्थ लाजो पूरी रात नहीं सो पाई। लाजो, अच्छी तरह देखे बिना दरवाज़ा किसी हालत में नहीं खोलियो। सुबह से 20 बार मैडम लाजो को निर्देश दे चुकी थी। मैडम, रूबी के सिवा आपके यहाँ आता ही कौन है? उसके लिए भी दरवाज़ा आप ही खोलते हो। तंग आकर लाजो बोल उठी, किंतु मैडम का दिमाग कहीं और ही था। वो अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के विषय में सोच रही थीं। नौकरों द्वारा अपने मालिकों की हत्या की कई वारदातें उनके सुनने में आ चुकी थीं, पर अब वो पति और बेटे बहू से कुछ कह पाने में असमर्थ थीं, क्योंकि उन्होंने खुद ही उनसे दिल्ली में बसने के लिए जिद की थी। मुंडू कितना इनोसेंट दिखता था ना लाजो। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वो अपनी मालकिन के सीने में छुरा घोंप सकता है। मैडम, सुना है कि बेदी मैडम उसकी खूब पिटाई किया करती थी। नौकरों से कोई ऐसे बर्ताव करता है? लाजो ने सोचा कि मैडम को धमकाने का यह अच्छा मौका था। तो दूसरा काम ढूंढ लेता। आजकल काम की कोई कमी है क्या? खैर, अब तक तो पुलिस ने मुंडू से सब उगलवा लिया होगा। नमिता मैडम भी कहाँ चूकने वाली थी। लाजो को एकाएक लगा कि पुलिस दर्जन की धुनाई करके सब उगलवा लेगी। वो बहुत कमज़ोर इंसान था। मैडम से पैसा ऐंठने के लिए अब उसे और कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। उसकी प्यारी भांजी बिट्टो की शादी करीब ही है, जिसे उसने बेना देने का वायदा किया था। जिस पर टिकट का खर्चा, बुंदे, साड़ी, रज्जन का सूट। जब से बेदी मैडम की हत्या हुई थी, लाजो को लग रहा था कि नमिता मैडम की नज़र उसकी हर हरकत पर रहती थी। शायद उन्हें लाजो की नीयत पर शक हो गया था। इससे पहले कि मैडम उसे नौकरी से निकाल दें, लाजो एक बड़ा हाथ मारना चाहती थी। रज्जन मैडम को लूटने के लाजो को नित नए तरीके बता रहा था। एक तरफ तो वो कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी और दूसरी तरफ वो इतनी बेकल थी कि उसे इंतज़ार नहीं हो पा रहा था। अब और ना देर कर जिज्जी, मैडम ने तुझे नोटिस दे दिया तो क्या करेगी? रज्जन, तू नहीं जानता, इन एनआरआईज के दोस्त बड़े बड़े ओहदों पर लगे होते हैं। पुलिस ने धर लिया ना तो हम दोनों को लंबी सज़ा हो जाएगी। फिर हमें कोई काम नहीं देगा। बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे हम दोनों। जिज्जी, जब तक तुम्हारी मैडम को होश आएगा हम पटना में मज़े कर रहे होंगे। रहन दे तू रज्जन,
मैं तुझे भी जानती हूँ और उस बदमाश सुब्रोतो को भी। हमें लूटकर वो पुलिस को खबर ना कर दे तो मेरा नाम लाजो नहीं। गोबर गणेश और अनपढ़ रज्जन से लफंगा सुब्रोतो छोटी मोटी चोरियां करवाता और बदले में उसे 1-2 बियर्स के साथ मूंगफली लायक पैसे दे देता था। जिज्जी, तुम भी कैसी बात कर रही हो? हमें फंसाएगा तो बच्चू खुद फंसेगा। तू नहीं जानता रज्जन, उसके हाथ बहुत लंबे हैं। सरता बिहार का थानेदार तो सुना है कि उसकी जेब में है। पैसा होना जेब में जिज्जी तो तेरे दरवाजे पर भी 4 थानेदार हाथ जोड़कर खड़े होंगे। नहीं रज्जन, जो भी करना है हम इकल्ले करेंगे। ठीक है जिज्जी, पर होगा कैसे? मैडम तो मुझे ऐसे घूरती है कि जैसे मुझे कच्चाई चबा जाएगी। वही तो प्रॉब्लम है रज्जन। सोचा था कि वो तुझे ड्राइवर रख लेगी तो हमारा काम बन जाएगा। तुझे तो वो घर के पास ही फटकने नहीं देगी। तू तो बस दरवाज़ा खोल दीजिए जिज्जी, बाकी मैं संभाल लूँगा। ये लोग बहुत कमज़ोर दिल के होते हैं, चाकू देख के तो उनकी पेशाब निकल जाती है। चाकू बाकू तू रहने ही दे रज्जन। कल सुबह मैडम के बेटा बहू लखनऊ जा रहे हैं। ले 500 रुपये रख, अपने लिए कल दोपहर की रेलगाड़ी का एक टिकट ले आ। लाजो ने एकाएक फैसला कर ही लिया। अब तो बस आर या पार, देखा जाएगा जो होगा। लालच अपनी चरम सीमा पर था। ये हुई ना बात जिज्जी, सुबह सुबह निपटा देते हैं उसे। जब तक बेटा बहू लौटेंगे हम दूर निकल चुके होंगे। वैसे कितने पैसे होंगे घर में? रज्जन की लार अभी से टपक रही थी। मैडम का सेफ रुपयों और गहनों से ठसाठस भरा है, पर असली माल तो छोटे साहब के कमरे में है। उनके कमरे में नंबर वाला ताला लगा है। स्टोर में मैडम के 2 बड़े बड़े इम्पोर्टेड बैग रखे हैं, उन्हीं में भर लेंगे सब कुछ। जिज्जी, तूने तो पूरी तैयारी करके रखी है। और नहीं तो क्या। ठीक 10 बजे मैडम की मसाज करने वाली रूबी घर से बाहर निकलेगी, तब तू तैयार रही हो। मैडम बाथरूम से आधे घंटे से पहले बाहर नहीं निकलेंगी। उतना समय काफ़ी होगा ना तेरे लिए। तुम्हें उनके सेफ का नंबर तो पता है ना जिज्जी? अरे तूने ही कही थी कि तुझे सेफ वेफ सब तोड़ने आते हैं। जिज्जी, मैंने ताले तोड़ने की बात कही थी। धत तेरे की, फिर तो हमें मैडम की ज़रूरत पड़ेगी। लाजो सोच में डूब गई। तो ठीक है, जैसे ही वो नहा के निकले तू चाकू उनके गले पर रख दीजो। जैसे ही वो सेफ का नंबर बताए तुम चौके से बाहर आ जाना। मैं तुझे देखकर चीखू चिल्लाऊंगी, अरे मैडम को छोड़ दे रे बदमाश, तुझे जो चाहिए ले ले, पर मेरी मैडम को छोड़ दे रे जालिम। तुम ड्रामा तो खूब कर लेती हो जिज्जी, बहुत न चिल्लाई हो, कहीं आसपास के लोग खट्टे हो जाएं। मुझे बावरी समझ रखा है कि उन्हें मुझ पर शक नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें पैसा और कपड़े लत्ते बैगों में भरने के लिए धमकाऊंगा। डिज़ाइनर कपड़ों के चौगने दाम मिलेंगे। अरे कपड़े लत्तों को मार गोली, हमें तो गहनों पे हाथ मारना होगा। गहने बेचते हम फट पकड़े जाएंगे जिज्जी। मैडम की सोने की चेन और चूड़ियाँ तो मुझे चाहिए ही चाहिए। इंडिया में नहीं मिलता ऐसा खरा सोना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। रज्जन इतना तो समझता ही था कि लाजो से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं था। तू बैग लेकर सीधा रेलगाड़ी में चढ़ जाइयो, मुझे आने में शायद 1 आध हफ्ता लग जाए। पुलिस केस तो बनेगा ही बनेगा और सबसे पहले वो मुझ पे ही शक करेंगे। मैं निपट लूँगी उससे। इस बीच तूने एक पैसा भी खर्च किया ना, तू तो देख लीजो, सीधा पुलिस में। लाजो ने रज्जन को धमकाया। क्या बात करती हो जिज्जी, आज तक मैंने तुमसे कभी चोरी की है जो अब करूँगा? सुब्रोतो को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। तू उसे आज ही जाके बता दे कि तू शाम को कानपुर जा रहा है मामा की बेटी की शादी में। ठीक है जिज्जी, शादी के लिए सुब्रोतो शायद मुझे कुछ पैसे भी उधार दे दे। ये ठीक रहेगा। पैसे उधार मांगेगा तो उसे तुझ पर शक भी नहीं होगा। अब बस मुझे एक चमकता हुआ छुरा चाहिए जिसे देखकर तेरी मैडम का पेशाब निकल जाए। सुब्रोतो ने तुझे एक छुरा दिया था ना छिपाने को, वो कहाँ है? जिज्जी, तुमने तो कही थी कि मैं उसे पीछे जंगल में गाड़ दूँ। आज ही रात को जाकर उसे ले आइयो और सुन, गाड़ी में बैठने से पहले उसे वापस वहीं गाड़ दीजो। ठीक है जिज्जी, कल मैं एग्जैक्टली 10 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा। रूबी के बाहर निकलने से पहले मैं दरवाज़ा खुला छोड़ के चौके में चली जाऊँगी। जैसे ही मैडम बाथरूम से निकलें तो उनके गले पर चाकू धर दीजो। मैडम कहीं मुझे पहचान ना लें। घर में घुसने से पहले मुंह पर पंडित जी वाला गंगोछा बांध लीजो। नलिन साहब का कोट पतलून पहनकर गेट के अंदर जरा तड़ी से घुसियो, दरबान की हिम्मत नहीं होगी तुझे रोकने की। अरे जिज्जी, तुमने मेरे हाथ की सफाई नहीं देखी कभी, इसीलिए कह रही हो। सुब्रोतो से पूछो, कहीं हम दोनों ही की सफाई ना हो जाए।
शुभ शुभ बोलो जिज्जी, हमारे दिन भी अब बस पलटने ही वाले हैं। रज्जन याद रखियो, वहाँ कहीं तेरे मुंह से जिज्जी न फूट पड़े। जिज्जी तेरी बस यही प्रॉब्लम है, तू मुझ पे रत्ती भर विश्वास नहीं करे है। रज्जन मुंह फुलाकर बोला। वो तो है, पर यह काम हमें कल्ला करना हैगा, बिना सुब्रोतों की मदद के। तू ठीक कह रही है जिज्जी, उसे मिलाया तो हमें कुछ नहीं मिलने बारा। भाई तो जिंदगी में बिना रिस्क लिए कुछ नहीं मिलता, कहकर लाजो ने करवट ले ली, किंतु सो नहीं पाई। वो जानती थी कि रज्जन पर विश्वास करना बेवकूफ़ी था, पर उसके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। उधर रज्जन की आंख भी नहीं लगी। वो सारी रात यही सोचता रहा कि लाजो को बेवकूफ़ बनाकर वो सारा माल लेकर कैसे चंपत हो सकता है। उसे सुब्रोतों की सहायता लेनी ही पड़ेगी। ये कोई छोटी मोटी चोरी तो है नहीं जो लाजो संभाल सके। लाजो सुबह 7 बजे घर से निकली तो रज्जन पड़ा खर्राटे ले रहा था। कहीं तू सोता ही ना रह जाइयो, चल उठकर सेब वेब बना ले, ठीक से तैयार होकर निकलियो। सकल सूरत तो ईश्वर ने तुझे अच्छी भली दी है, थोड़ा सा दिमाग भी दे देता तो। हर सुबह की तरह लाजो का बुड़बड़ाना फिर शुरू हो गया। साफ सुथरा दिखेगा तो आस पड़ोस वालों की नज़र तुझ पर नहीं जाएगी। 10 से 12 के बीच वैसे भी कोई बाहर नहीं निकलता। लाजो ने रज्जन के एक धौल जमाई और बाहर निकल गई। रज्जन के सिवा कोई और था भी तो नहीं कि जिसके साथ वो ये डकैती डालती। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि यदि रज्जन ने कोई गड़बड़ी की तो वो खुद को बचाने के लिए उसे सीधे पुलिस में दे देगी। सज धज कर रज्जन सीधा सुब्रोतो के पास पहुंचा। उसे सूट बूट में देखकर सुब्रोतो और उसके गुंडे मजाक उड़ाने लगे। रज्जन ने उसे बताया कि नमिता मैडम के किसी काम के लिए उसे 1 घंटे के लिए सुब्रोतो की मोटरसाइकिल चाहिए थी। सुब्रोतो को झट शक हो गया कि भाई बहन नमिता मैडम के घर से चोरी किया गया सामान लेकर भागने के चक्कर में थे। लाजो नाश्ता बना ले, आज रूबी नहीं आएगी, उसका बच्चा बीमार है। घर पहुंचते मैडम ने उसे बुरी खबर दी। आज का दिन शायद ठीक नहीं। एकाएक लाजो को अपने चारों तरफ खतरा मंडराता हुआ दिखाई दिया। रसोई में घुसकर उसने जल्दी से मोबाइल पर रज्जन का नंबर घुमाया। आज रहने दे, रूबी नहीं आ रही आज। उससे अपन को क्या फ़र्क पड़ता जिज्जी। मोटरसाइकिल पर बैठा रज्जन बियर पी रहा था। नहीं रज्जन, आज नहीं। रूबी की गवाही बहुत ज़रूरी है कि जब वो मैडम के मसाज करके निकली थी तो सब ठीक ठाक था। क्या जिज्जी, मैंने तो सेब वेब सब बना ली और नहा धो भी लिया। पड़ोसन पूछ रही थी क्या मैं शादी ब्याह में जा रहा हूँ। दिमाग में गोबर भरा है क्या तेरे? कह नहीं सकता था कि इंटरव्यू के लिए जा रहा है। जिज्जी, मेरा दिल कह रहा है कि राम सब भली करेंगे, ये किस्सा आज ही निपटा देते हैं। मोटरसाइकिल पर बैठे रज्जन का दिल और हाथ अब दोनों मचल रहे थे। मैंने कह दी ना आज के नहीं। लाजो ने रज्जन को घुड़क दिया। लाजो, किचन में तू किससे खटर पटर कर रही है? नमिता मैडम ने पूछा। मैडम जी, रज्जन है निठल्ला, मुझसे दिन रात पैसे मांगता रहता है। मेरा क्या खजाना गढ़ा है? लाजो ने ज़ोर से कहा ताकि रज्जन भी सुन ले ये कुछ रुपए दे दीजिए उसे शाम को। पर्स में से एक 100 का नोट निकालते हुए मैडम ने कहा। काम पर तो रज्जन को रख नहीं सकती थी और ना ही वो किसी की बद्दुआ लेना चाहती थी। असल में तो लाजो और रज्जन दोनों से डरती थी, एक दिन कहीं वे उसका गला ही ना रेत दें। लाजो ने फ़ोन झट से बंद कर दिया। कहीं निकम्मे ने मैडम के रुपयों वाली बात सुन तो नहीं ली थी। रहने दे मैडम, उसे हम बैठे ठाले पैसे देते रहेंगे तो वो कभी काम नहीं ढूंढेगा। लाजो को मैडम पर बहुत गुस्सा आया। 100 रुपये में क्या मैं भाड़ झोंकूंगी? 500 कहती तो मैं सोच भी सकती थी, पर 100 रुपये? ऐसा मज़ा चखाऊंगी मैडम को कि ज़िंदगी भर याद रखेंगी। पराठों के लिए सब्जियां घिसते हुए लाजो योजनाएं बनाने लगी। जल्दी ही वो पटना में अपने 1 बेडरूम के फ्लैट में ठाठ से बैठी होगी। बहुत कर ली चाकरी लाजो ने। अब जल्दी ही उसकी अपनी एक नौकरानी होगी जो उसके लिए रोज़ खाना पकाएगी, पाँव दबाएगी और उसकी ऑर्किंडी की धोतियों में मार लगाकर इस्त्री करेगी। मैडम की तरह लाजो हर रोज़ एक धुली हुई धोती पहनकर और बड़ा सा मैचिंग पर्स हाथ में घुमाती हुई बाजार जाएगी। तभी कबाब में हड्डी सी उसे रज्जन की याद आ गई। सब कुछ लेकर कहीं वो चंपत हो गया तो? रज्जन बिना कुछ सोचे समझे उसी वक्त सुब्रोतो के अड्डे से निकल पड़ा। उसे अपनी चालबाज जिज्जी पर शक हो गया था। जरूर उसने कोई नई तिकड़म भिड़ा ली होगी अब तक, ताकि उसे भाई को 1 पैसा भी न देना पड़े।
मैडम ने लाजो को उसके लिए न जाने कितने रुपए दिए थे। इसके पहले कि लाजो ने कहीं ठिकाने लगा दे, उसे अपनी अमानत ले लेनी चाहिए ताकि शाम को वो रोशनी के अड्डे पर जाकर शान से ताड़ी पी सके। लाजो ने नमिता मैडम के लिए नाश्ता लगाया ही था कि उसका मोबाइल बजने लगा। जिज्जी, मैडम ने मेरे लिए जो पैसे दिए हैं ना, मुझे नीचे आकर दे दे, मैं गेट पर खड़ा हूँ, मोटरसाइकिल पर आया हूँ। लाजो पर मानो गाज गिरी। वो घबरा उठी। क्या हुआ लाजो? मैडम, रज्जन को पैसे चाहिए, नीचे खड़ा है, मैं देकर आती हूँ। लाजो भागी लिफ्ट की ओर। तभी नीचे से आते हुए शोर से मैडम का ध्यान भंग हुआ। वो झपट कर बालकनी की ओर लपकी। दरबान ने रज्जन को तो नहीं, किंतु छोटे साहब यानी कि नलिनपुरी के इम्पोर्टेड सूट को पहचान लिया था। मैडम, रज्जन कह रहा है कि नलिन सर का ये इम्पोर्टेड सूट इसे आपने दिया है? दरबान ने नीचे से चिल्लाकर पूछा। अब तक लाजो नीचे पहुंच चुकी थी। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। माँ कसम मैडम, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। लाजो अब तक संभल चुकी थी। नलिन का सूट अपने आप उड़कर तेरे घर तो नहीं पहुंच सकता। माफ़ी दे दो मैडम जी, फिर गलती नहीं होगी। नए सूट के लिए नासपीटे ने मेरी जान खा रखी थी। बालकनी के नज़दीक आकर लाजो फुसफुसाई। इसी वक्त सुब्रोतो का गुंडा जो रज्जन के पीछे चला आया था, मौका देखकर मोटरसाइकिल लेकर भाग लिया। अरे देखो, वो मेरी मोटरसाइकिल लेकर भाग रहा है, रज्जन चिल्लाया और अपने को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। किंतु अब तक दूसरा दरबान भी वहाँ पहुँच चुका था। दोनों ने मिलकर रज्जन के पांव बांधकर उसे कुर्सी पर बैठा दिया। नमिता मैडम को लूटने के लिए पूरी तैयारी से आया था। कुछ पड़ोसी दरबान को आंखें दिखा रहे थे कि उसने अब तक पुलिस को क्यों नहीं बुलाया था। मैडम बड़ी पशुपेश में थीं। सोच रही थीं कि बेटे को फ़ोन करें या बहू को। पति तो अमेरिका में सो रहे होंगे इस वक्त। उन्हें यह भी डर था कि यदि इन्हें पकड़वा दिया तो रज्जन और उसके साथी कहीं उससे बदला न लें। मिसेस पुरी, डू द राइट थिंग। नमिता की पड़ोसन मिसेस डिसूजा की आवाज़ आई। कुछ ही मिनटों में बात पूरे मोहल्ले में पहुंच चुकी थी। बालकनियों पर टंगे आशंकित चेहरे सुझाव फेंक रहे थे। कुछ एक वाद विवाद पर उतर आए थे। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मिस्टर नलिन का सूट पहनकर हमारे ही नेबरहुड में घुसने की इसकी हिम्मत कैसे हुई। सोचा होगा कि सूट बूट देखकर कोई इसे रोकेगा नहीं और चोरी करने के बाद भाई बहन मोटरसाइकिल पर बैठकर जल्दी से रफू चक्कर हो जाएंगे। गेट कीपर को तो इनाम मिलना चाहिए। वो नलिन का सूट नहीं पहचानता तो मिसेस पुरी की आज जान चली जाती। हो सकता है कि 10 नंबर वाली बेदी मैडम का मर्डर भी इसी ने किया हो। पूरे मोहल्ले के नौकर चाकर, ड्राइवर्स और आयाज सब दुबके खड़े लाजो और रज्जन के विषय में बतिया रहे थे। मिसेस पुरी, आई वोंट अलाउ यू टू पुट अवर नेबरहुड इन डेंजर, मिसेस गोल्ड स्मिथ ने मोबाइल पर पुलिस का नंबर घुमाते हुए कहा। मैडम, दरबान से कह दो प्लीज़ कि रज्जन को सूट खुद आपने दिया था, नहीं तो सुब्रोतो और उसके गुंडे आपको छोड़ेंगे नहीं। ये सारा प्लान सुब्रोतो का ही था। भागने का और कोई रास्ता न देख लाजो ने मैडम को धमकी दी और साथ ही साथ बेचारे सुब्रोतो को भी लपेट लिया। लाजो, नलिन को पता लगेगा ना तो वो तुझे तो क्या, तेरे एजेंट को भी नहीं बख्शेगा। नमिता मैडम ने कह तो दिया, किंतु वो अंदर ही अंदर अब भी भय से काँप रही थी। किसी तरह उठकर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया जो लाजो खुला छोड़ गई थी। सिक्योरिटी अलार्म ऑन करने के बाद रूखा सूखा और ठंडा पराठा कुतरते हुए नमिता मैडम सोच रही थीं कि मिसेस बेदी की तरह शायद आज उनकी भी हत्या हो गई होती। पड़ोसियों ने उन्हें विश्वास दिला दिया था कि लाजो और रज्जन ने सुब्रोतो के साथ मिलकर उनकी हत्या की योजना बनाई थी, जो सफल नहीं हुई। अब उन्हें और उनके परिवार को सुब्रोतो से संभल कर रहना होगा। अपने ही घर में बंद होकर कोई कब तक रह सकता है? एनआरआईज़ की हिफाजत क्या विदेशी करेंगे? एकाएक उन्होंने वापस न्यूयॉर्क में जाकर बसने का फैसला कर लिया। बेटा, इंडिया में चोरी, डकैती, मर्डर और रेप की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। शाम को नमिता ने बहू बेटे को अपना फैसला सुना दिया। मम, मुश्किल से हम दिल्ली में सेटल हुए हैं, अब वापस जाने को कह रही हैं। नलिन गुस्से में अपना हाथ हवा में लहराता हुआ बोला। मम्मी, ये सब तो दुनिया में सब जगह होता है, हम लोग कब तक भागते रहेंगे? लक्ष्मी ने उन्हें समझाने की कोशिश की। तुम लोग तो काम पे चले जाते हो, मैं सारा दिन घर में बंद कर रह जाती हूँ। लक्ष्मी तो मम्मी आपसे कब से कह रही है चेतना चैरिटी ज्वाइन करने के लिए। आप भी बिज़ी हो जाएंगी, नए लोगों से दोस्ती होगी, घर में आना जाना बढ़ेगा तो नौकरों को भी हिम्मत नहीं होगी ऐसा कुछ करने की। अपने देश के लिए हमारा इतना फ़र्ज तो बनता ही है ना मम्मी।
इसी फ़र्ज़ के लिए मैंने तुम लोगों से भी दिल्ली में आकर रहने की ज़िद की थी, पर इंडियन गवर्नमेंट को भी तो हमारी खैर खबर लेनी चाहिए। मम्मी, जॉन कैनेडी ने एक बार अमेरिकन से कहा था कि ये नहीं पूछो कि देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, ये बताओ कि तुम अपने देश के लिए क्या कर सकते हो। मम्मी, जब तक ये जज्बा हम इंडियंस में पैदा नहीं होता, हमारा देश कभी टॉप पर नहीं पहुंच सकता। इन 4 महीनों में मैंने बहुत कोशिश की कि आसपास के लोगों से घुल मिल जाऊं, पर हेलो हाउ डू यू डू से आगे बात नहीं बढ़ पाती। न्यूयॉर्क में तो मुझे फुर्सत ही नहीं थी। शायद मैं बहुत ओल्ड हो गई हूँ। नमिता ने जैसे हार मान ली। मम, आप तो अभी 40 की भी नहीं लगती, ओल्ड कैसे हो गई? मेरा दिल अब यहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा। प्यार, मोहब्बत, दया और सहानुभूति तो अब किसी में रही नहीं। जिस किसी से बात करने की कोशिश करती हूँ वो यही पूछता है कि तुम्हारे बेटा बहू कितना कमा रहे हैं, अमेरिका में घर कितना बड़ा है, क्या किराए पर चढ़ा कर आए हैं, कितना किराया मिल जाता है, हम इंडिया में रहने क्यों आ गए। नमिता ने एकाएक सब कुछ उगल दिया। मम, ये एक फ़ेज़ है। 30 सालों के बाद एक नई कंट्री में सेटल होने में समय तो लगेगा ही ना। मम्मी, लाइफ में आप कभी खाली नहीं बैठी ना, इसीलिए आपको घबराहट हो रही है। लक्ष्मी, मुझे लगता है कि तुम्हारे नए प्रोजेक्ट हेल्थ इज़ वेल्थ के लिए मम विल बी परफेक्ट। मम्मी, कल से आप चेतना के लिए पार्ट टाइम काम कीजिए। झुग्गी झोपड़ी की औरतों को स्वास्थ्य और पौष्टिक आहार जैसे विषयों के प्रति सजग करना है। नमिता एकाएक उत्तेजित हो उठी। ये उनकी पसंद का काम था। अमेरिका के ब्रुकलिन जैसे गरीब और पिछड़े इलाकों में जाकर वो लोगों को पौष्टिक आहार के विषय में बताती और बच्चों के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन पकाती रहती थी। तुम्हें याद है नलिन, इस टॉपिक पर मैंने हेल्दी वेल्दी वाला लेक्चर तैयार किया था। तुमने मेरे लिए बहुत सारी फ़ोटोज़ इकट्ठी की थी। क्या वो पावर पॉइंट तुम्हारे कंप्यूटर पर सेव्ड है? नमिता चहक उठी। मिल जाएगा, पर आपको उसे अपडेट करना पड़ेगा। रात तक बैठकर नलिन की सहायता से लैपटॉप पर पुराने नोट्स को ठोक पीट कर वो ठीक करती रहीं। सुबह सुबह तैयार होकर नमिता ने सब्जियां घिसकर अपने सबके लिए सब्जी के पराठे बनाए, लंच बॉक्सेस तैयार किए और फिर ठीक 8 बजे वो काम पर जाने के लिए बेटा बहू के इंतज़ार में गलियारे में चक्कर लगाने लगीं। उन्हें अपनी कार खरीदनी होगी ताकि वो बहू बेटे पर निर्भर न रहें। नाश्ता कर लेने के बाद जैसे ही नलिन और लक्ष्मी बाहर आए, वो प्रसन्न चित्त कार में पीछे की सीट पर जा बैठीं। बेटे बहू ने चैन की सांस ली। अमेरिका वापस जाने का खतरा टल गया था। अभी आप सुन रहे थे दिव्या माथुर जी की लिखी हुई कहानी NRIs। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो आपसे अनुरोध है कि चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।